Assalamu alaikum, dear students. I hope you all will be doing well. This is me Hasnain Banuri, the Vice Principal and Nursing Lecturer here at Bilal Institute of Nursing and Health Sciences, Balambat. First of all, welcome to all the students who got their admission in nursing. और मुझे यकीन है कि वो माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ रहे हैं और माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर को सुन रहे हैं. तो एट द एंड ऑफ दिस सेशन दे मस्ट नो अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस सेशन. ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी को सिंपली जो फर्स्ट यूनिट है उसको स्टार्ट करते. ये KMUHS स्वाद की स्लाइड्स है जो मिस्टर अबरार हुसैन खान ने बनाए हैं. ठीक है, तो विदाउट एनी इनकन्वीनियंस माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं और इसके हवाले से कुछ और डिस्कस करते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर स्लाइड्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास यहाँ आ रहा है. ठीक है, कि आज के सेशन के हमारे कितने ऑब्जेक्टिव्स है और एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर एवरी स्टूडेंट हैव टू जस्ट इवन आंसर दीज ऑब्जेक्टिव. के स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है और इसकी जो टर्मिनोलॉजी रिलेटेड है इसके बारे में बात करेंगे. फिर इसके साथ साथ जो भी हमारे पास जहाँ पर भी फील्ड ऑफ साइंस आता है तो उसमें साइंटिस्ट पाए जाते हैं और साइंटिस्ट की बहुत डिफरेंट कंट्रीब्यूशंस होती है. ठीक है, तो उस कंट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे. देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास आते हैं, उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की बात करेंगे. देन हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल है इस पे बात करेंगे. देन हमारे पास वायरसेस आते हैं विद इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उस वायरस की बेसिक प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात करेंगे. देन ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक वायरसेस बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जिसकी वजह से कॉमन डिजीज़ लग जाती है. ठीक है, लाइक सैम्पल फ्लू वायरस और साथ में बैक्टीरियल बहुत सारे डिजीज़ जो होते हैं कि वो आती है किसकी वजह से. मोस्ट कॉमनली उसको थोड़ा सिंपली स्नैपशॉट लेकर उसको क्लासीफाई करेंगे. देन बैक्टीरिया को हम क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स. आज बैक्टीरिया ऑक्सीजन के बगैर नहीं रख सकते तो उसको हम एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं, एनारोबिक कहेंगे. देन मार्पोलॉजी के हवाले से कोक्साई होता है, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं, तो इस पर बात करेंगे. देन एट द सेम पॉइंट प्रोटोजोआ और फंजाई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं. ठीक है, तो वही डिजीज़ जो फंगस और प्रोटोजोआ की वजह से लग रहे होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज दैट वाई वी आर स्टडिंग माइक्रोबायोलॉजी एंड नर्सिंग. ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि क्यों हम नर्सिंग प्रैक्टिस में वाई इट इज़ मैंडेटरी दैट एवरी नर्स हैव टू जस्ट नो एंड हैव द नॉलेज अबाउट द माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है, then next slides, there is microbiology. The term microbiology derives its name from the Greek word micros means small, bios mean life, and logos mean study. We simply say that we study the life of small things are called microbiology. ठीक है, और ग्रीक वर्ड से ये डिराइव किया गया है. MCQs के लिए आप लोगों ने याद रखना है कि माइक्रोज मीन स्मॉल, बायोस मीन लाइफ एंड स्टडी लॉगस मीन स्टडी. ठीक है, आइदर आप ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं कि द साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ये वही साइंस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं. Then another definition is here at your slide. Then microbiology is the study of those organisms and agents that are too small to be seen clearly by the unaided or naked eye. ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आ रही है कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है, स्टडी है कौन से ऑर्गेनिज्म की, कौन से एजेंट्स की जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं. ठीक है, जिसको हम अपनी ज़ाहिरी अपनी आंख से नहीं देख सकते. ठीक है, तो जब हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हवाले से उन ऑर्गेनिज्म के हवाले से बात करेंगे जो जिनकी साइज़ बहुत कम हो. ठीक है, और आप नेकेड आई से नहीं देख सकते तो उसको आप माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं. ठीक है, देन टू बी मोर सिंपल, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक साइज. ठीक है, आगे हम माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी पढ़ेंगे. ठीक है, कि माइक्रोस्कोप कैसा डिस्कवर हो गया और अकॉर्डिंग टू दियर लेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा गया. तो यहाँ पर ये बात की जा रही है, प्रीवियसली हमने बताया है कि नेकेड आई से आप एक स्मॉल जो थिंग्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, उसको आप नहीं देख सकते, तो डेफिनेटली उसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी. ठीक है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है उसमें हम देखते हैं तो उसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं. देन माइक्रोबायोलॉजी क्या है, एक लार्ज डिसिप्लिन है विच इज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन अदर एरियाज ऑफ बायोलॉजी इन द ह्यूमन वेलफेयर. आगे जब हम इंशाल्लाह इम्पैक्ट की बात करेंगे कि बायोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजी का क्या काम है. ठीक है, मुख्तलिफ एरियाज़ में जो जनरल ह्यूमन वेलफेयर है. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल एक जगह है वहाँ पर प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, प्रॉपर एनवायरमेंटल क्लीनिंग नहीं है, ये चीज़ें नहीं है, तो उसका वहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी
नहीं है, माइक्रोबायोलॉजी की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, माइक्रोबायोलॉजी की इम्पैक्ट वहाँ पर नहीं है। ऑन अदर हैंड अगर प्रॉपर क्लोरिनेशन हो रहा है, वाटर सैनिटेशन हो रहा है, एनवायरमेंटल क्लीनिंग हो रहा है, तो डेफिनेटली इसकी बायोलॉजी पे, नॉर्मल जो लोग हैं इन पे इम्पैक्ट होती है, और वो अच्छी तरीके से उसकी हेल्थ और ग्रोथ जो है वो प्रॉपर कर सकते हैं। ठीक है। देन कंटिन्यू दैट माइक्रोबायोलॉजी फोकस करता है वायरसेस पे, बैक्टीरियाज पे, algae पे, फंजाई पे और प्रोटोजोआ पे। देन येट अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑफ these groups, particularly some from algae, fungi are larger and quite visible microscopic। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात की जा रही है, ठीक है, कि कुछ आपके साथ ग्रुप्स होते हैं जिसको आप अपने आंख से जो है वो क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। ठीक है, इनके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, जो इसमें प्रीवियसली हमने एक डिफिनीशन किया कि माइक्रोबायोलॉजी, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जिसको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते उसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहेंगे। बट दैट इज़ नॉट इवन द परफेक्ट डिफिनीशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि आपके स्लाइड्स में यहाँ पर आपको दिया गया है कि बस ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो आप अपने आंखों से देख सकते हैं। लाइक परफेक्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पर दूँ तो मशरूम्स होते हैं। ठीक है, मशरूम आप लोगों ने देखे होंगे। तो मशरूम क्या है, ये तो आप नेकेड आई से देख सकते हो, लेकिन ऑन द अदर हैंड इट बिलोंग्स टू माइक्रोबियल, जो हम कह सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी के साथ इसकी रिलेशन है। सो फॉर दैट रीजन वी आर स्टडिंग इट हेयर। ठीक है, फिर यहाँ पर दो बैक्टीरिया की बात की जाती है कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी उससे जो माइक्रोस्कोप के बगैर उसको देख सकते हैं। और ये बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, ठीक है, जो ये अमेरिकन कॉस्ट में और साथ में जो हमारे पास नमीबिया एक कंट्री है, वहाँ पर जो वहाँ उनके लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट बना हुआ होता है। नॉर्मली क्या होता है कि H2S ये क्या है, ये टॉक्सिक है। ठीक है, कौन से एनिमल्स के लिए, जो मड में पाए जाते हैं, जो कीचड़ में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये सल्फर ऑक्साइड होता है H2S। अब ये बैक्टीरिया क्या है, ये इसमें इतनी स्ट्रेंथ है और ये स्पेसिफिकली उस रीजन पे पाए जाते हैं जहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि ये H2S की ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, जैसे उसकी ऑक्सीडेशन करता है तो ये अपने लिए क्या करता है, उससे सोर्स ऑफ एनर्जी लेता है और उससे क्या करता है, अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसमें इसी के साथ साथ यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये दो बैक्टीरिया कौन से हैं, थायोमार्गेरिटा है और देन एपोलोपेसिज्म है। ठीक है, जो स्टिल हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है, और प्रीवियसली हमने जो डिफिनीशन किया कि हम वो ऑर्गेनिज्म जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते उसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल रिजेक्ट की गई है कि ऐसे भी बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, जो परफेक्ट एग्जांपल है थायोमार्गेरिटा और एपोलोपेसिज्म। ठीक है, तो आप लोगों ने ये याद भी रखना है, प्रीवियसली आपको उसमें स्लाइड्स में डिफिनीशन तो दिया गया है, लेकिन ऑन अदर हैंड आपको पता होना चाहिए कि दीज आर द एक्सेप्शंस। ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिसको हम किस में शुमार करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में ही स्टडी करते हैं, लेकिन उसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। अब इसी के साथ एक बात की गई है, ठीक है, कि साइज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म फ्रॉम साइज टू साइज, फ्रॉम शेप टू शेप, ये क्या होते हैं, ये चेंज होते हैं। उसको तो हम लैब में स्टडी कर सकते हैं आसानी के साथ, यहाँ पर आजकल इतनी टेक्नोलॉजी और ये सब चीज़ें आई। लेकिन सबसे मैंडेटरी चीज़ ये है कि हर एक बैक्टीरिया, हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हर एक वायरस की जो टेक्निक है, जो स्पोर प्रोड्यूसिंग एबिलिटी है, जो ग्रोथ की एबिलिटी है, वो क्या है, वो चेंज है फ्रॉम वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो माइक्रोबायोलॉजी फोकस इस पे करती है कि द नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बैक्टीरिया, वायरस, पार्टिकुलर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये ग्रोथ कैसा करता है। ठीक है, इसकी नेचर क्या है, इसकी टेक्निक क्या है, कौन सी मीडियम में अच्छी तरीके से ग्रो करता है। इन दिस हम क्या करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में इसको स्पेसिफिकली स्टडी करते हैं। देन हमारे पास अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर लेस देन 1 मिलीमीटर इन डायमीटर विच कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आई। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सिंपल वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जिसकी हम कह सकते हैं कि साइज इज लेस देन 1 मिलीमीटर एंड डायमीटर। ठीक है, और हम क्या करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हम माइक्रोस्कोपिक साइज पे देख सकते हैं, हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, अब इसमें ऐसा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कुछ हम कह सकते हैं कि सेलुलर कंपोजिशन है। ठीक है, इसमें सिंगल सेल्स होते हैं, क्लस्टर इज अ मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आप लोगों को याद रखना है कि बैक्टीरिया में ईश्वरी कोलाई, स्टेफाइलोकोकस और यस आता है। ठीक है, देन हेलो बैक्टीरियम आपके आई में आता है, देन प्रोटेस्ट में आपके साथ अमीबिया और पैरामीशियम आता है, एंड देन इन द ईस्ट देयर इज सेकोरोमाइसिस cerevisiae।
जिसको हम बेकर यीस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो आपने सिंपल ये याद रखना है कि इसकी जो सेल की जो सेल्स पे मौजूद होते हैं विद इन दीज बैक्टीरियाज विद इन दीज प्रोटेस्ट यीस्ट और चाय, इसमें ये सेल सिंगल सेल होगा, ठीक है। इसमें एक से ज़्यादा सेल्स नहीं पाई जाएंगी, ठीक है। देन आपके साथ मल्टी सेलुलर आते हैं, ठीक है, जिसको हम क्लस्टर भी कह सकते हैं। तो इसमें पंकस में आपके साथ मोल्ड आ रहे हैं, मोल्ड आती है, इसको हम एस्परगिलस भी कहते हैं। आपके साथ मशरूम आ रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जो यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है एगेरेकस वेस्पोरस है, ठीक है। तो ये क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। आप लोगों ने सिंपल यहाँ पर हम बेसिक माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ते हैं, हमें इतनी डिटेल के साथ, हाँ, अगर आप लोग अपनी स्टडी करते हैं दिस इज़ वेल एंड गुड, बट आप लोगों ने सिंपल एमसीक्यूज के लिए याद रखने कि मल्टी सेलुलर फंगस कौन से हैं, मल्टी सेलुलर algae कौन सी है, ठीक है। इसी के साथ साथ सिंगल सेलुलर बैक्टीरियाज वगैरह ये कौन से है, तो आपने याद रखने। अब अलजी की बात करते हैं कि अलजी वो कौन सी अलजी है जिसकी मल्टी सेलुलर माइक्रोनिज्म को हम उसको शुमार करते हैं, उसमें वोल्वॉक्स आता है। तो ये कॉलोनियल ग्रीन अलजी आप लोगों को पानी में भी दिख रहा होता है, दिस इज वोल्वॉक्स और कॉलोनियल, ये कॉलोनीज बनाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले एक अलजी था, उसने प्रोडक्शन किया, ठीक है, उसके उस वन अलजी से लेकर अभी ये 15 20 30 40 50 अलजी बन गए, तो उन्होंने एक कॉलोनी बनाई, ठीक है। देन साइनोबैक्टीरिया आते हैं, देन सम स्पीशीज लाइक नोस्टॉक एंड एनाबीना फ्रॉम कॉलोनीज, ठीक है। अब ये क्या है, साइनोबैक्टीरिया, नोस्टॉक और एनाबीना मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि साइनोबैक्टीरिया इज अ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन algae भी कहते हैं, ठीक है। और ये कॉलोनीज बनाती है, चेन ऑफ सेल्स बनाती है, ठीक है। और ये क्यों लाजमी है हमको पढ़ने के लिए, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम आता है, ठीक है। और साइल में इसकी जो फर्टिलिटी है, जो इसकी ग्रोथ रेट है वो क्या है, वो बहुत इम्प्रूव होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपने क्या करना है, साइनोबैक्टीरिया को भी पढ़ना है। साइनोबैक्टीरिया आपको पता होना चाहिए कि दिस इज अमंग द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इससे पहले हमने बात की कि पंजाई, तो पंजाई हम पढ़ते इसलिए हैं, रेशनल यही है कि हम बाद से फंगस होते हैं, जो हमको क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शंस खास कर सकता है। देन लॉट ऑफ देम, हम पंजाई पे नहीं जाते, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि फंगस का काम ये है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करना। इवन बाद ऐसे पंजाई होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स तैयार कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ आ रही है यहाँ पर, स्लाइम मोड्स की बात हो रही है, ठीक है। तो स्लाइम मोड्स में क्या होता है, इसको हम सोशल अमीबा भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये सबसे पहले क्या होते हैं, इंडिविजुअल सेल्स होते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ ये जुड़ जाते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, कॉलोनीज बनाती है, ठीक है। और साइंटिस्ट ने क्या किया था कि इस ही तरीके से जो स्लाइम मोड्स थे, इसकी वजह से साइंटिस्ट ने क्या किया था, जो सेल्स की कम्युनिकेशन है और डेवलपमेंट है वो अंडरस्टैंड किया था स्लाइम मोड्स के साथ, ठीक है। अच्छा, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, algae की हमने बात की, प्रोटोजोआ, एंड देयर इज अनदर अल्टरनेट थिंग दैट इज कॉल्ड एसेलुलर। एसेलुलर में क्या होता है, इसमें वायरसेस आते हैं और आपके बैक्टीरियो पैच जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म आर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, विटामिन एंड मेनी अदर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। होप सो आपको अभी तक तो ये सेलुलर का आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब एसेलुलर की बात करते हैं, तो इसमें आपके साथ वायरस आ रहे हैं और साथ में आपके साथ बैक्टीरियो पेज आ रहे हैं। तो वायरस क्या है, वायरस ये इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, ठीक है, जो इसकी जो रिप्रोडक्शन के लिए होस्ट सेल का होना और होस्ट सेल में लिविंगनेस, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि वो होस्ट सेल जो है वो वो लाइव कर रही हो, इसी के साथ इस वायरस के लिए रिप्रोडक्शन के लिए जगह मिल रही हो, साथ में ये अपने रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ से सोर्स ऑफ एनर्जी हासिल कर रहा होता है। तो दिस इज़ व्हाट, दिस आर द वायरस है, उसको हम सेलुलर में सॉरी एसेलुलर में शुमार करते हैं। एसेलुलर का मतलब ये है कि इसमें आपको ना साइटोप्लाज्म दिखेगा, ना आपको इसमें सेल मेम्ब्रेन दिखेगा। वायरस में सिंपली इंशाल्लाह आगे हम डिस्कस करने वाले कि इसके जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए आरएनए होता है, फिर इसके साथ साथ इसकी प्रोटीन कोट होती है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, और लिपिड एनवेलप इसका कभी कभार आता है। तो ये क्या है, इसकी जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, और या इसमें जो प्रॉपर मेटाबॉलिज्म है एज कम्पेयर टू जो सेलुलर सेल में जो मेटाबॉलिज्म होता है वो सेलुलर लाइक वायरसेस में नहीं होते। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने कोविड-19 प्रीवियसली देखा, हेपेटाइटिस बी के वायरसेस देख लिए, इन्फ्लुएंजा की वायरस देखी, ठीक है। तो ये होस्ट सेल मशीनरी पे काम करते हैं। जब होस्ट सेल प्रॉपरली मशीनरी के तौर पे काम करता है, वो प्रॉपर न्यूट्रिशन इसको दे रहा होता है, उसके लिए शेल्टर दिया गया होता है, तो ये वायरस फिर आसानी के साथ ग्रोथ कर सकती है। दिस इज अमंग द एसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर बैक्टीरिया पेज आते हैं। बैक्टीरिया पेज क्या होता है, ये एक वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करके उसको इनकॉल करके अपने लिए न्यूट्रिशन पैदा करती है, ठीक है। अब बैक्टीरिया पेज में आपके साथ एक हेड होता है, इसके टेल होता है, ठीक है। जो बैक्टीरिया सेल को अटैच होते हैं, इसके जो जेनेटिक मटेरियल है
उसको उसके अंदर चला जाता है, उसको इंजेक्ट करता है बैक्टीरिया। एंड देन क्या करते हैं, इसी के साथ साथ ये बैक्टीरियोफेज न्यू वायरस को प्रोड्यूस करने के काम आते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें हम अभी कुछ डिसिप्लिन्स की बात करें, सब डिसिप्लिन्स की बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की। ठीक है, कि हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं तो बैक्टीरियोलॉजी मीन सिंपली द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को हम स्टडी करते हैं बैक्टीरियोलॉजी। हम वायरस की स्टडी करते हैं तो इसको हम वायरोलॉजी। फिर प्रोटोजोआ की स्टडी करते हैं तो इसको हम प्रोटोजोलॉजी कहते हैं। देन जस्ट सिंपली हम प्रोटेक्टिव रिस्पांस फ्रॉम द बॉडी, इम्यूनिटी, जब हम उस इम्यूनिटी को स्टडी करते हैं तो इसको हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली माइकोलॉजी, तो माइकोलॉजी इज व्हाट, द स्टडी ऑफ पंजाई। ठीक है, हम पंजाई को जब स्टडी करते हैं तो उसको हम माइकोलॉजी कहते हैं। एंड देन पाइकोलॉजी इज सिंपली द स्टडी ऑफ ऑलजी। ठीक है, अब कुछ माइलस्टोन्स की बात करते हैं। जैसा आप स्टार्ट में मैंने कहा कि जो भी साइंटिफिक और साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, स्टडीज़ होते हैं, तो उसमें कुछ माइलस्टोन्स होते हैं, कुछ अचीवमेंट्स होते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट मिलकर क्या करते हैं, अपनी कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो इस यहाँ पर सिंपली इस स्लाइड में दिया गया, आगे डिटेल के साथ आ रहा है कि फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी हम लिविस पास्चर को कहते हैं। देन फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल को हम कहते हैं। देन द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक्स। अब एंटीसेप्टिक्स क्या है, आगे डिस्कस होने वाले हैं कि व्हाट इज एंटीसेप्टिक एंड व्हाट इज एंटीसेप्सिस। तो जोसेफ लेस्टर ने इस पे काम किया था, तो इसी वजह से इसको फादर ऑफ एंटीसेप्टिक कहते हैं। देन फादर ऑफ साइटोलॉजी, ठीक है, रॉबर्ट हॉक ने इस पे काम किया था। आगे वन बाय वन ये आ रहे हैं। देन द फादर ऑफ सर्जरी इज सुश्रुता, इसने इस पे काम किया था तो इसलिए इसको फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं। देन फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स आए थे, इन्होंने इन पे काम की थी तो इसीलिए इनको फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। देन फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कॉच के पोस्टुलेट है, उसको डिस्कस करने वाले। देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली द फादर ऑफ माइक्रोस्कोप एंटोनी वैन लेवनहॉक। ठीक है, देन द फादर ऑफ वायरोलॉजी, जो वायरस के हवाले से फर्स्ट स्टडी की थी, दैट इज मार्टिनस विलियम बिजरिंग। Another one is the father of vaccination or immunology is called एडवर्ड जेनर। आगे वन बाय वन आ रहे हैं। सो फॉर योर एमसीक्यूज कंसर्न्स, आपके पेपर के हवाले से माइलस्टोन्स बहुत ज़्यादा लाजमी है। ठीक है, अच्छा अब कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी के हवाले से। ठीक है, कि सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज माइक्रोबायोलॉजिस्ट नीड टू जस्ट नो अबाउट दैट। सबसे पहले हमारे पास पैथोजन आ रहा है। तो पैथोजन क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट काजेज डिजीज इन अ होस्ट। ठीक है, सिंपली क्या करता है, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एक होस्ट में क्या करते हैं और डिजीज़ काज कर सकते हैं, उसको हम पैथोजन कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस है तो ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या हो गया, इसके लिए पैथोजन हो गया। देन अब क्या है कि पैथोजन की अपनी वायरल स्पेक्टर्स होती है। ठीक है, कि ये डिजीज़ काजिंग एबिलिटी, ये कैसे इन्वेट करता है बॉडी को, बॉडी टिश्यू को कैसे अंदर चला जाता है, फिर उसके साथ कैसे उस टिश्यू और सेल्स को डैमेज करता है, और फिर कैसे डिजीज़ काज कर सकते हैं। जो ये चीज़ काज कर रही है, जो मेन पार्ट और मेन किरदार अदा कर रहा है इस चीज़ में, उसको हम पैथोजन कहते हैं। द सेकंड टर्मिनोलॉजी इज पैरासाइट। तो पैरासाइट क्या है, इट इज़ एन ऑर्गेनिज्म that lives or inside another organism and gets food and shelter from it, usually harming the host. अब पैरासाइट क्या है कि ये ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहता है या एक अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होस्ट होता है वहाँ पर रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोगों ने याद रखना है, पैरासाइट इसको ही कहते हैं जो एक होस्ट के अंदर रह रहा हो या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें डिजीज काज कर रहा है वहाँ पर रह रहा है। ठीक है, शेल्टर इन फ्रॉम इट, दे गेट्स फूड्स फ्रॉम दैट, वहाँ से अपने लिए न्यूट्रिएंट्स बना रहे हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी वहाँ से जनरेट कर रहा है। ठीक है, एंड इसकी क्वालिटी क्या होगी कि ये जो होस्ट सेल है उसको हार्म करेगा, उसको नुकसान पहुंचाएगा। लाइक सम सिंपली मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, मलेरिया एक बंदे को होती है तो उसकी ब्लड्स में प्लाज्मोडियम रहता है। अब ये प्लाज्मोडियम क्या करता है, वहाँ से अपने लिए एनर्जी भी लेता है, वहाँ पर एनफ स्पेस है कि वो अपनी मल्टीप्लिकेशन भी करे, अपने लिए शेल्टर भी वहाँ पर बनाया हुआ है, एंड देन ह्यूमन ब्लड से अपने लिए न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, एंड एट अदर एंड बजाय ये कि ये फायदा पहुंचाए तो ये क्या करता है, ये नुकसान पहुंचाता है ह्यूमन बॉडी को। ठीक है, तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि पैरासाइट जस्ट बेनिफिटिंग देयर सेल एंड हार्मिंग द होस्ट सेल, दिस इज कॉल्ड पैरासाइट। देन एक और चीज़ आ रही है, इसको हम सेप्रोपाइट कहते हैं। सेप्रोपाइट क्या होता है, इज ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स और डेड। हम कह सकते हैं कि सेप्रोपाइट ये होता है कि क्या करता है, एक ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक डेड फूड्स है वगैरह मौजूद है, ठीक है, उसको डिकम्पोज करने के काम आती है। ठीक है, और वहाँ से न्यूट्रिएंट्स की जो रिसाइकलिंग है, ठीक है, वो होती है। लाइक ब्रेड पड़ा हुआ है, उस पर फंगस आ जाता है
वो फंगस अपने लिए उससे न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोड्यूस करता है, अपनी सोर्स ऑफ एनर्जी ग्रोथ को मेंटेन करने के काम आते हैं। देन और इसी के साथ साथ ये क्या करता है, ये आप कह सकते हैं कि जो डेड ऑर्गेनिक्स मैटर है उससे अपने लिए फूड प्रोड्यूस करता है। इसकी परफेक्ट एग्जांपल पंजाई है। मैंने प्रीवियसली भी डिस्कस किया कि पंजाई का काम ये है कि ये क्या करता है, ये डिकम्पोजिशन का के काम आती है। देन धीरे जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती है वो बॉडी के अंदर रहते हैं, तो बॉडी के साथ इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कुछ रिलेशनशिप होती है, उसको हम सिम्बियोसिस कहते हैं। और सिम्बियोटिक आप क्या है, ये क्लोज लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होते हैं मुख्तलिफ स्पीशीज़ के दरमियान। इसमें म्यूचुअलिज्म आता है, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि बेनिफिशियल पार ग्रोथ। ठीक है, जो दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं उसको हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। देन कॉमन सेल आता है, कॉमन सेलिज्म। ठीक है, जो एक के लिए बेनिफिशियल होता है, अपने लिए वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन दूसरे जो होस्ट है, जो दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको नुकसान नहीं पहुंचाता, ना उसको फ़ायदा पहुंचाता है ना उसको नुकसान पहुंचाता है। देन अनदर वन इज पैरासाइटिज्म। ठीक है, जो बेनिफिशियल पार्वन अपने लिए तो फ़ायदा ढूंढ रहा है, लेकिन और जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लाइक फॉर एग्जाम्पल जहाँ पर ये रह रहा है उसके लिए क्या करता है, उसके लिए हार्मफुल बन जाता है। अब एक और चीज़ आ रही है जिसको हम नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। नॉर्मल फ्लोरा क्या होती है, it is the microbes that lives in or in another creature by benefiting each other in normal condition. They protect the patient from infectious pathogen. अब नॉर्मल फ्लोरा क्या है, अब ये नॉर्मल फ्लोरा के बारे में बात करते हैं कि नॉर्मल फ्लोरा क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो नॉर्मली मौजूद होते हैं विद इन द बॉडी सरफेस भी मौजूद होते हैं। ठीक है, और उसकी जो परमानेंसी है और इसके साथ साथ रेजिडेंसी है, इसके फिर टाइप्स है। इसमें एक रेजिडेंट फ्लोरा होता है, इसमें एक ट्रांजिएंट फ्लोरा होता है। रेजिडेंट होता है जो परमानेंटली बॉडी में मौजूद होते हैं, जो स्टेबल होते हैं और उसको रिमूव करना आसान काम नहीं होता। लाइक फॉर एग्जांपल स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस आपकी स्किन पे मौजूद होता है। तो नॉर्मल फ्लोरा का मतलब ये है कि ये आपकी बॉडी के काम आता है, आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है, साथ में प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके खिलाफ काम करता है। इसी के साथ साथ एक ट्रांजिएंट फ्लोरा होता है। ट्रांजिएंट क्या होता है कि टेम्परेरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो शॉर्ट टाइम के लिए वहाँ पर पाए जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम हैंड वॉशिंग के ज़रिए रिमूव कर सकते हैं, इम्यून डिफेंस को प्रॉपर अच्छी तरीके के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो फ्लोरा का मतलब ये है, नॉर्मल फ्लोरा बॉडी में मौजूद होता है और ये पैथोजेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के काम आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पास ऐसे नॉर्मल फ्लोरा होते हैं जो विटामिन प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ आपके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए भी वो करते होते हैं नॉर्मल फ्लोरा। देन डाइजेशन को ऐड करने के लिए बाजू इंटेस्टिनल बैक्टीरिया होते हैं जो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो फूड को ब्रेक डाउन करना आपके लिए आसान बनाता है कि आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली हो जाए। ठीक है, अब नॉर्मल फ्लोरा हार्मफुल भी हो सकता है। कब नॉर्मल फ्लोरा हार्मफुल हो सकता है, जब ये अपनी जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। अब इशिरिका कोलाई आपके इंटेस्टाइन में मौजूद है, तो अपने लिए क्या करता है, वहाँ से आपके इंटेस्टाइन से क्या लेता है, शेल्टर लेता है, वहाँ से अपने लिए फीड करता है, न्यूट्रिएंट्स बनाता है, अपनी ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है। एंड देन एट द अल्टरनेट आपकी जो कम्प्लेक्स वो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि आपकी कम्प्लेक्स फूड्स होते हैं जो इंटेस्टाइन में चली जाती हैं, तो वहाँ पर ये क्या करता है, ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। तो ये आपके लिए क्या हो गया, बेनिफिशियल होगा। अब ये कब हार्मफुल होगा, लाइक हम कह सकते हैं फॉर द फीमेल दैट दे डू नॉट नीड टू जस्ट वायर फ्रॉम द एनल एरिया टू द वेजाइना। ठीक है, अब इशिरिका कोलाई इन द इंटेस्टाइन, एक फीमेल है उसने स्टूल्स पास की। ठीक है, अब वो स्टूल पास करने के बाद वो जो एनल एरिया है उसको वॉश आउट करती है, और फर्स्ट ऑफ ऑल दे वॉश आउट देयर एनल एरिया, एंड देन दिस इशिरिका कोलाई जो है वो स्टूल्स में आ गया, और उसके बाद उसने जो यूरिनरी ट्रैक है उसको वॉश किया। ठीक है, तो अब ये एक फैसिलिटेशन बन गया कि ये इशिरिका कोलाई इट इज़ नॉर्मल फ्लोरा विद इन द इंटेस्टाइन, बट ये एक फैसिलिटेशन बन गई फ्रॉम द इंटेस्टिनल पार्ट इट मूव्स टूवर्ड द यूरिनरी ट्रैक। तो इसी तरीके से आप लोग इंशाल्लाह जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे तो इशिरिका कोलाई यूटीआई को बहुत ज़्यादा काज करने के काम आती है। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट द नॉर्मल फ्लोरा। सो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, हमने इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस पढ़ा। जी ठीक है, इसमें हमने सिम्बियोसिस की बात की थी। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास कॉमनसिलिज्म आता है। तो कॉमनसिलिज्म में सिंपल ये होता है कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने लिए बेनिफिट ढूंढता है, अपने लिए बेनिफिशियल होता है,
इन फॉर द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक होस्ट सेल होता है, तो उसको ना वो नुकसान पहुंचा रहा होता है और ना उसको फायदा पहुंचा रहा होता है। दे न्यूट्रल अबाउट द अदर्स। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, ये होस्ट सरफेस को इस्तेमाल करके वहाँ से क्या करता है, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेता है। लाइक फॉर एग्जांपल आपके स्किन पे स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस मौजूद है। ठीक है, तो अब ये स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस आपको क्या करता है, ये आपकी बॉडी को मॉइस्चर देता है। ठीक है, आपकी बॉडी जो स्किन है उसकी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के काम आती है। देन ऑब्वियसली द स्किन की जो न्यूट्रिएंट्स है उसको समहाउ फुलफिल करने की कोशिश करता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इसका काम क्या है, ये वहाँ पर स्किन पे मौजूद होता है लेकिन स्किन में क्या करता है, वहाँ पर इन्फेक्शन काज नहीं कर सकता। ठीक है, सिग्निफिकेंटली एनी देयर नो हिस्ट्री अबाउट दैट इट कुड हार्म द होस्ट सेल। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉमन सेलिज्म में आ गया। अब जो सेकंड हमारे पास आ रहा है इसको हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। म्यूचुअलिज्म में सिंपल म्यूचुअल पार्टनरशिप होती है। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ क्या होता है, विद इन द निगोशिएशन पेज। ठीक है, वहाँ एक दूसरे को रिलेशनशिप में बेनिफिट देता है। ठीक है, तो अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं कि दिस इज समथिंग एसेंशियल, कि वो क्या करते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए ये माइक्रोऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिट देता है। लाइक फॉर एग्जांपल यूरिका कोलाई की मैंने जिक्र किया कि ह्यूमन जो इंटेस्टीन है, गट है, वहाँ पर मौजूद होता है। तो बेनिफिशियल फॉर द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के लिए क्या है, वो प्रॉपर वहाँ पे इन्वायरमेंट है, वो अपने अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सकता है, कांस्टेंट वहाँ से न्यूट्रिएंट्स ले रहा है। लेकिन पर ह्यूमंस क्या है, मैंने बताया कि इट इज़ कमिंग इनटू द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर विटामिन। तो इशरिका कोलाई विद इन इंटेस्टाइन आपको याद होना चाहिए कि विटामिन के की प्रोडक्शन करता है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। देन जो पैथोजन आते हैं वो अपनी कॉलोनीज बनाती है। ठीक है, वो सिंगल हैंडेडली, बाज़ ऐसे माइक्रोनिज्म होते हैं बहुत रेयर केसेस के, वो सिंगल हैंडेडली इन्वेट करते हैं बॉडी को और वहाँ पर डिजीज़ काज करते हैं। लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ माइक्रोनिज्म उसको सबसे पहले पैथोजन के एप्लीकेशन के बाद उसने अपनी कॉलोनीज बनानी पड़ती है। तो ये इशरिका कोलाई किया करती है इंटेस्टाइन में, उस कॉलोनाइजेशन को अफेक्ट करके उस कॉलोनाइजेशन को ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास मैं कह सकता हूँ कि दिस इज़ द म्यूचुअलिज्म। इसको नॉर्मल फ्लोरा की जो हमने एग्जांपल दी, तो दिस वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन सेलिज्म, सॉरी म्यूचुअलिज्म। अब थर्ड नंबर पे आ रहा है पैरासाइटिज्म। तो पैरासाइटिज्म में क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप के लिए बेनिफिशियल होता है लेकिन दूसरे के लिए क्या करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे पैरासाइट्स हैं, ठीक है, जो होस्ट सेल से न्यूट्रिएंट्स भी ले रहे हैं, वहाँ पर ग्रोथ भी कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ वहाँ पर रिप्रोडक्शन भी कर रहा है और एट द एंड क्या करता है, टिश्यू को डैमेज करता है और उसमें डिजीज काज कर सकता है। लाइक इन्फ्लुएंजा वायरस किया करता है, रेस्पिरेटरी सेल्स को इफेक्ट करता है, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स भी ले रहा है, वो उस ट्रैक से वहाँ पर अपनी कॉलोनीज और रिप्रोडक्शन की काम भी आती है। एंड देन एट द एंड क्या करता है, जो रेस्पिरेटरी सेल्स है ये इन्फ्लुएंजा काज करती है और दिस इज कमिंग फ्रॉम द इन्फ्लुएंजा वायरसेस। ठीक है, और इसकी प्रोसेस ये है कि पैरासाइट्स होस्ट सेल के अंदर हो जाता है, देन उसके रिसोर्स से उसको इस्तेमाल करता है एंड एट द एंड कुछ टॉक्सिन रिलीज करके क्या करता है, टिश्यू को डैमेज करता है। लाइक मैंने एग्जांपल दिया कि प्लाज्मोडियम क्या करता है, विद इन द बॉडी मौजूद होता है ब्लड में और बॉडी से अपने न्यूट्रिएंट्स और ये सब चीज़ ले रहे होते हैं, एट द एंड आपको मलेरिया काज कर सकता है। ठीक है, एक और जब हम इकोलॉजिकल ट्रांजिशन की बात करते हैं, जो सिम्बियोसिस है, इसमें एक और है, इसको हम कंपटीशन कहते हैं। तो कंपटीशन में क्या होता है, इसमें टू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सेम लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं बट दे आर नेगेटिवली अफेक्टेड। ठीक है, एक दूसरे को वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, इसमें माइक्रोब्स होते हैं जो compete करते हैं, लाइक न्यूट्रिएंट्स के लिए, ऑक्सीजन के लिए, एसपीएस के लिए। लाइक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि इशरिका कोलाई और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस क्या करते हैं, compete करते हैं पर ग्लूकोज। ठीक है, एक कहता है कि ग्लूकोज मेरे काम आएगा, एक कहता है कि दूसरा कहता है कि मेरे काम आएगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कंपटीशन का, तो ये हेल्प करता है कि माइक्रोबियल बैलेंस हो। ठीक है, और पैथोजन जो ओवर ग्रोइंग कर रहा है, ठीक है, तो उस पर ये क्या होगा, इस पर वो जब जैसे ही पैथोजन आएगा तो पहले से compete कर रहा होगा, तो क्या करेगा, ओवर ग्रोइंग पैथोजन है उसको किल करने की कोशिश करेगा। अब इसके एग्जांपल नॉर्मल फ्लोरा जो होते हैं, जो compete करते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन हार्मफुल बैक्टीरिया के लिए क्या करता है, इसके साथ इसके ये कंपटीशन कंपेटिटिव होता है कि वो हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर सके। देन अनदर वन अबाउट द, हम कह सकते हैं लाइक सिम्बियोसिस में प्रीडेशन आ रहा है। तो प्रीडेशन क्या है, वन ऑर्गेनिज्म किल्स एंड कंज्यूम अनदर ऑर्गेनिज्म। अब इसमें ये बात आ रही है, ठीक है, कि वन स्पीशीज बेनिफिट्स
एक जो स्पेशी है वो बेनिफिट ले रहा है, लेकिन दूसरे को क्या कर रहा है, उसको किल कर रहा है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि बैक्टीरियो पेज होता है, ठीक है, जो सबसे पहले मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया कि उसकी हेड होती है, टेल होती है। तो ये बैक्टीरिया को इन्वाइट करते हैं और सेल में बैक्टीरिया को, ठीक है, एंड देन उसको एक्टिवली इन्फेक्ट करता है, और फिर जो बैक्टीरियल सेल है उसको ख़त्म कर देता है, ठीक है, और अपने लिए एक परफेक्ट एरिया बनाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दिस सिंपली एज पर द न्यूट्रिएंट सोर्स की मुझे ज़्यादा मिले, तो इसीलिए प्रेडेशन करता है। तो ये बैक्टीरियो पैच के हवाले से हो गया कि वायरल डीएनए इंजेक्ट करता है विद इन द बैक्टीरियल सेल, और वहाँ पर बैक्टीरियल सेल के अंदर रिप्लिकेट होना स्टार्ट करता है, और फिर बैक्टीरियल सेल बर्स्ट हो जाते हैं, उसकी लाइसिस आती है। देन उसके बाद बैक्टीरिया पैच क्या करता है, न्यू वायरसेस बनाता है। अब प्रेडेशन का इंपॉर्टेंस ये है कि प्रेडेशन जस्ट सिंपली हम कह सकते हैं कि हेल्प्स कंट्रोल बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन द नेचर। नेचुरली इसकी नेचुरल फिनोमिना ये है कि इट जस्ट रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, जो अननेसेसरी बैक्टीरिया विद इन द बॉडी ग्रोथ करना स्टार्ट करते हैं। सो प्रेडिशन कम्स इन द नेचुरली अ प्रिकर्सर टू जस्ट रिड्यूस द बैक्टीरियल पॉपुलेशन. So it's all about the first part of the first unit microbiology. See you in the second part of the unit first. Till that, bye bye, Allah Hafiz.